अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि दिमाग का और मैदे का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा कि कैसे पता चलेगा कि मैदे का मसला प्राइमरी है या ब्रेन का मसला प्राइमरी है। आपने देखा है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक पेशेंट है, उसकी लंबे अरसे तक अलामात जारी रहती हैं। कभी उसको कब्ज़ हो जाती है, कभी उसका पेट ख़राब हो जाता है, कभी उसको आईबीएस की तशख़ीस हो जाती है, कभी उसकी मुख्तलिफ वो दवाइयाँ इस्तेमाल करता है मैदे की, गैस्ट्रोस्कोपी हो गई, कोलोनोस्कोपी हो गई, लेकिन उसको अफाका नहीं आ रहा होता। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेन में और गट में ख़ास ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ क्या है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी प्राइमरी है, यानी कि वो पहले बेसिक वो बीमारी है, और जो दूसरा हिस्सा है वो उसका सेकेंडरी हिस्सा है। जैसे नाज़रीन आप जानते हैं कि सी पैक का एक रास्ता है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, इसी तरह दिमाग में और गट के बीच में एक एक्सिस है, एक रास्ता है जिसको कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर बहुत सारी मालूमात खुल जाएंगी इसके ऊपर। तो ब्रेन और गट के बीच में एक तो तारों का भी जाल बिछा हुआ है, वेगस नर्व के नाम से एक नर्व है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिमाग से और मैदे के बीच में वो कनेक्टेड रखती है। इसके अलावा बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन है, कॉर्टिसोल है, ये जो मुख्तलिफ हिस्सों से निकलता है, ये भी एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होता है। इट हैज़ अ बाई डायरेक्शनल इफेक्ट। इसके अलावा ट्रिलियंस, खरबों की तादाद में माइक्रोबायोटा, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हमारे, जिसको कहते हैं कि हमारे जो मैदा है उसमें इतनी लंबी, इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कि वो जिस्म में जितने टोटल खुलिये हैं उससे भी ज़्यादा इनकी तादाद है। जी हाँ, ट्रिलियंस। अब ये अगर ख़राब हो जाएं किसी वजह से, इनकी तादाद अगर ख़राब हो जाती है या कोई आपको चीज़ सूट नहीं करती, तो इसका असर भी दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग का असर इस तक पहुंच सकता है। जैसे हमने बात की कि माइक्रोबायोटा, बहुत सारे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये मैदे में वहाँ पर रहते हैं, और तारे भी बिछी हुई हैं वेगस नर्व की तरह, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सेरोटोनिन है ये मैदे में भी इसका असर है और दिमाग में भी। अब अगर किसी को प्राइमरी दिमाग की बीमारी है, मिसाल के तौर पे वो उदासी का शिकार है, मायूसी का शिकार है, उसको कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, दिमाग से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, अटेंशन कम हो जाती है, थकना उसका जल्दी, उसकी थकना ज़्यादा उसकी हो जाती है, थकन, नींद सही नहीं आती, सुबह उठ के फ्रेश नहीं महसूस होता। अगर किसी को ऐसी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का सामना है बहुत अरसे तक, और उसके बाद जाके उसको मैदे की अलामतें पैदा होती हैं, तो इस केस में प्राइमरी उसका जो होगा वो दिमाग होगा, और सेकेंडरी कॉज उसकी जीआईटी सिम्टम्स या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैदे की सिम्टम्स। अगर आपको इन बीमारी का, इन अलामतों का सामना है, तो आप ये देखें कि क्या उन दिनों में ये बीमारी बढ़ जाती है जब आप किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस से दो चार होते हैं, जब कोई परेशानी है, कोई एग्ज़ाम देना है, या एक आपकी हेक्टिक रूटीन है। अगर आपकी ऐसी रूटीन के बाद, अगर आपके बाद में अलामतें आती हैं मैदे की, या अगर पूरा तरह नहीं भी रिलेशनशिप और इस किस्म का है कि इन अलामतों के बाद मैदे की जो कंडीशन है वो मज़ीद वर्स तक कर जाती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे बच्चा एग्ज़ाम पे गया है, तो एग्ज़ाम के दौरान उसको एंग्जाइटी की बहुत सारी अलामतें आ सकती हैं, बार बार पेशाब का आना, पसीना आ जाना, मैदे में गड़बड़ होना, डायरिया हो जाना, कुछ को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये जो एंग्जाइटी है ये बहुत से इसके रूप हैं, कभी कुछ इख्तियार कर लेती है रूप, कभी कुछ कर लेती है। और अगर आपका मेजर मसला मैदे का है, तो फिर आपकी कोई शक्ल इस तरह की बनेगी कि लंबा अरसे से पहले मैदे की अलामतें ही रहेंगी। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, साड़ होना, जलन होना, उबकाइयाँ आना, ज़्यादा हवा खारिज होना, ब्लोटिंग होना, फ्लैटुलेंस जिसको कहते हैं, हवा खारिज होना, ब्लोटिंग, जो एक भरा भरा सा एक्सपीरियंस होता है। अब ये सारे जो फंक्शंस हैं, अगर मैदे की अलामतें पहले आ रही हैं और उसकी वजह से बाद में जाके आपका जहन
اس کے اثرات کا شکار ہوتا ہے تو پھر پرائمری ایک طرح سے جی آئی ٹی یا میدا بن جاتا ہے. لیکن پاکستان میں جتنی جو ریسرچز ہوئی ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں جب ڈپریشن ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, تو کیونکہ ہمارے عام الفاظ میں ہم اس طرح یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اداسی کا شکار ہیں, مایوسی کا شکار ہیں, تو ہماری ایک نیشن جو ہے وہ موسٹلی میدے سے ہی بات کرتی ہے. تو جو آپ اداس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج کل کھان دا مزہ نہیں آ رہا, آج کل صحیح رج کے بھوک نہیں لگ رہی, ایسے کہتے ہیں نا. تو پنجابیوں کا اور بھی اس کا اثر ہے, اور اگر خوش ہوں تو پھر وہ جس طرح ایک لطیفہ بھی ہے کہ ہر بات میں کھانا آ جاتا ہے. ہمارا ہابی بھی کھانا ہے, ہمارا خوشی بھی کھانا ہے, غم میں بھی جاتے ہیں تو کھانے پہ زور ہوتا ہے. ہمارا جو دماغ ہم نے اتنا انفارچونیٹلی استعمال نہیں کیا, تو ہر جگہ پہ ہمارا کھانے کا جو پارٹ ہے دماغ کا وہ روشن ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے بات کی, ہم نے گٹ اور برین ایکسس کی بات کی. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایریا ہے, بہت سارے دوستوں نے اس کے بارے میں پوچھا. تو آج میرا خیال ہے کچھ بات واضح ہو گئی کہ اگر معدے کی علامتیں واضح طور پہ آپ کے اندر موجود ہیں, آپ کو کچھ دماغ کی جو دوائیوں کا ٹرائل مطلب وہ آپ کو لے کے دیکھنا چاہیے. ایک آدھ مہینہ لے کے آپ کو جتنی بھی علامتیں ہیں وہ 50 سے 60% تک معدے کی علامتوں کو اس سے کم ہو جانا چاہیے اگر وہ دماغ کی پرائمری علامتیں ہیں. اگر اس کے بارے میں آپ کے کچھ بھی سوال ہوئے تو آپ نیچے لکھ دیجئے گا, میں جلد آپ کو اس کے جواب دینا کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. خدا حافظ.